जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि शो के सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ होंगे डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब। बढ़ते हैं उनकी तरफ। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आप लोग सब जानते हैं, हमारे शो में आते हैं और चार चांद रौनक बिखेर देते हैं, बहुत तहम्मुल से माओ को समझाते हैं। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं जी आप? मैं ठीक ठाक डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा जुमला है जो हर खवातीन, हर लड़की मेरी तरह स्वीट 16 वो खुश हो जाती हैं, आसमान की बुलंदियां छू लेती हैं जब कोई तारीफ करता है। माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आज एक बहुत अहम मौजू पर बात करना चाहूंगी आपसे। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। ठीक है, ये तो पता है कॉन्स्टिपेशन कहते किसको है, कब्ज होता है, लेकिन कब्ज की मतलब होता क्या है, उसकी डिटेल क्या है और कब से शुरू होता है? क्योंकि हम नॉर्मली समझते ही हैं कि एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसका अगर हमने इसको अवॉइड किया और टाइम हम लेते रहे, साला साल गुजारते रहे, क्योंकि नॉर्मली घरों में घरेलू टोटके भी कर लेती हैं बहुत सी खवातीन, तो फिर बाद में इसके जो होते हैं ना अंजाम बहुत बुरे होते हैं। तो आप सबसे पहले ये सवाल आपसे ये है कि कॉन्स्टिपेशन है क्या और ये कब से शुरू होती है? कब्ज शुरू होती है पहले दिन से, फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से स्टार्ट हो सकती है। अच्छा, डिपेंड करता है कि आपका जीआई सिस्टम कैसा है, पेट का निज़ाम कैसा है। ठीक है। आया वो जो फर्स्ट डे पे अगर बच्चे ने जो ब्लैक इंसानी फुजला पॉटी जो कर रहे होते हैं वो कितने घंटे बाद की है, ठीक है, जिसको कहते हैं मिकोनियम। अगर वो मिकोनियम 48 घंटे बाद की है तो उसकी जो वो है वो कहते हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली, माओ की ये कंप्लेन होती है कि जब भी कब्ज हो, जैसे कब्ज मतलब आके मेरे पास क्लिनिक में आके कहेंगे कब्ज हो गया बच्चे को। कब्ज का मतलब होता है हार्ड स्टूल। कॉन्स्टिपेशन मींस हार्ड। हार्ड है तब उसको आप कब्ज कह सकते हैं। अगर सॉफ्ट है, छोटा बच्चा, हम पहले छोटे बच्चे की बात करें, 1 महीने के अंदर अंदर बच्चे की, छोटा बच्चा है और उसको हर तीसरे दिन पॉटी आ रही है या दूसरे दिन आ रही है या एक दिन में 1 दफा कर रहा है या एक दिन में 10 दफा कर रहा है, वो नॉर्मल स्क्वेजल्स हैं। ठीक है। अगर एक दिन में कर रहा है या 3 दिन में भी कर रहा है और हार्ड कर रहा है और साथ में हमेशा कॉन्स्टिपेशन का साथ एब्डोमिनल पेन मिलेगा और हमेशा मिलेगा लेफ्ट साइड के लोअर क्वाड्रेंट पे, यहाँ पे मोस्टली इस वाले एरिया में, नाक से लेफ्ट आप साइड जाएंगे यहाँ पे, इस तरफ यहाँ पे। उसका मीन्स है कि ये कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब फीकल लोडिंग जो है यहाँ पे जमा होगी। अच्छा। यहाँ से जमा होकर यहाँ तक पहुँचती है कोलोन तक। ओके। अब कई दफा बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, जब 6 महीने का, साल का, तो हार्ड स्टूल जो है वो क्यों हो रहा होता है, उसकी वजह, मेन वजह जो है मिल्क है। ठीक है। जो बच्चा माँ के फीट पे होता है उसकी जो कब्ज होता है वो ज़्यादातर नहीं होता और ज़्यादातर जो टॉप फीड पे होते हैं, जो काउ मिल्क होता है, बेसिकली काउ मिल्क में कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कब्ज ज़्यादा होती है। दूसरी वजह जेनेटिक्स में आता है। पिछले जनरेशन में दादी को, नानी को, पुप्पी को, खाला को, चाचा को, मामू को, किसी को भी ब्लड रिलेशन में किसी को कब्ज थी, उससे ट्रांसफर होगी। ठीक है। तो ये जो हो गया जेनेटिक्स। 4th चीज जो बहुत अलार्मिंग होती है, जो बहुत कम लोगों को पता है, वो है हाइपोथायरॉइड। थायरॉइडिज्म जो होता है वो फर्स्ट डे पे भी हम मालूम कर सकते हैं। और जब थायरॉइड का पेशेंट, अगर थायरॉइड की कोई चीज सामने नहीं आ रही, बट अगर किसी का बच्चे का वेट बढ़ रहा है और सडनली उसको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो गया या कॉन्स्टिपेशन था, और कई दफ़ा हम थायरॉइड का टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि इसका थायरॉइड जो है वो हाइपोथायरॉइड पे आ गया। अच्छा। तो ये एक बच्चे में ही, बच्चे से लेके अडल्ट तक। ओके। हम जो भी बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की, हम छोटे बच्चों से स्टार्ट करें, क्योंकि कब्ज आप किसी भी एज में ठीक भी कर सकते हैं और उसको सेटल करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कब्ज मैंने माशाल्लाह से बहुत बड़ी से बड़ी कब्ज भी, अगर उसमें कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम नहीं है तब हमने इसको सेटल किए हैं माशाल्लाह। सेकंड आ जाए, अगर एक बच्चा थायराइड का शिकार है तो थायराइड को आपने मैनेज करना है, थायराइड देखना है और उससे बच्चा ठीक हो जाता है। ठीक है। एक बच्चा 1 साल का हुआ और उसको बहुत सीवियर कब्ज है और माएँ कंप्लेन कर रही हैं कि बहुत सख्त पॉटी आ रही है या गोल गोल पॉटियों के दाने निकल रहे हैं या फंस रही है, तो हमें पहले तो ये देखना है कि इसका स्केड्यूल क्या है, मिल्क कंटेंट कौन सा ले रहे हैं। माँ जो है वो अपना अगर फीड करा रही है तो फाइबर इंटेक कितना कर रही है, उसमें फाइबर इंटेक का बहुत रोल है। देखिए माँ के दूध के अंदर बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली नहीं जाती हैं, ठीक है, बट जाता क्या है,
आपके सारी चीज़ों के एक्सट्रैक्ट चला जाता है। वो जितने भी बैरियर्स हैं क्रॉस करता है, जितना भी एक्सट्रैक्ट है। तो फाइबर ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है। कुछ माएँ ज़्यादा दूध पी रही होती हैं तो कैल्शियम कंटेंट खुद ज़्यादा ले रही हैं। कई दफ़ा खुद को भी कॉन्स्टिपेशन इसी वजह से हो रहा होता है और साथ में बच्चे को भी करवा देती हैं। बिल्कुल। तो कैल्शियम कंटेंट कम करना होता है। ठीक है। कई माँ का कॉन्सेप्ट ये है कि दूध पिएंगे तो दूध बनेगा। ये मिसकॉन्सेप्शन है। जी। दूध पीने से दूध नहीं बनता। दूध खुद एक एंजाइम है। दूध हमारी किसी भी चीज़ की एनर्जी लेवल से बन सकता है, क्योंकि दूध कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो डायरेक्टली वो दूध बनाता नहीं है। बिल्कुल। वो पहले एनर्जी बनाएगा, ब्लड बनाएगा, ब्लड से एंजाइम्स बनेंगे और फिर वो दूध बनता है। तो एक वो अलग ही प्रोसेस है। जी डॉक्टर साहब, बहुत दफा ऐसा भी होता है कि बच्चों का वेट भी गिरता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कमजोर हो जाते हैं। ये भी एक अलामत है, मतलब कि ज्यादा। जी। उसकी वजह ये है कि कब्ज जब होगा तो ऑफ कोर्स आप खाना नहीं खाएंगे। हाँ। अब जब खाना नहीं खाएंगे, नोजियाटिक फीलिंग रहेगी, एब्डोमिनल पेन रहेगा और आपको भूख नहीं लगेगी। फर्ज करें कि एक ये वाले हिस्से में आपके इंसानी फुजला फंस गया, फीसेस फंस गया इधर और वो निकला भी नहीं है, और साथ में जो है आप खाना भी खा रहे हैं, तो कई दफा क्या होगा, वो नीचे तो अगर पेट से होते हुए यहाँ तो जाएगा, यहाँ जाके आपके मुंह में सब आना शुरू होगा, इस पे हेलिटोसिस होगा, बदबू आना शुरू होगी मुंह से। छोटी छोटी पॉटियां बच्चे करना शुरू कर देते हैं। कई दफा डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टरों को कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत छोटी छोटी पॉटियां कर रहे हैं। अब उनमें भी एक मिसकॉन्सेप्शन वो वर्ड है, वो कहते हैं पेचिस है। अच्छा। पेचिस का मतलब ब्लड इन स्टूल होता है, तो उसको आप बड़े मेहरबानी ये वर्ड इस्तेमाल ना किया करें। छोटी छोटी पॉटी पे हमेशा डॉक्टर को हिस्ट्री लेनी चाहिए। कब्ज तो नहीं है, उसको हम कहते हैं इनकोपेरेसिस। जी। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे की पॉटी फंस जाती है और साथ में जो है छोटी छोटी पॉटियां जो है वो निकल रही होती हैं, जैसे चड्डी में निकल गई, या कहीं भी निकल गई, या लीक हो गया। वो एक बहुत बड़ी डायग्नोसिस है कि इसको सीवियर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। जी मेरी डॉक्टर बहन, साहब से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। फरमाइए, अपना नाम बताइएगा और मसला बताइएगा। मैं सना बात कर रही हूँ, वो मैं अपने बेटे के लिए मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप खैरियत अपना है? सवाल पूछें। डॉक्टर साहब का आवाज आ रही है, आप बताइए जी, उनको मेरा मसला क्या? सवाल ये है कि मेरे बेटे को ना कब्ज रहता है। वो 3-4 दिन के बाद पोटी करते हैं। कब्ज, वो खतरनाक कब्ज होता है उनको ना, लेकिन पेट वगैरह नहीं रहता उनके, और उनका वेट भी माशाल्लाह अच्छा खासा है, सही है, लेकिन पेट में दर्द नहीं रहता। आप प्लीज कुछ बताएं उनके कब्ज के लिए। सर मैंने उनको चूरन वगैरह दिए हैं, जिस पानी भी लोग कहते हैं ज्यादा पिलाती हूँ, लेकिन उनके पेट में दर्द नहीं है, बजाय वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। बस उनको कब्ज होता है, 3-4 दिन के बाद पोटी होती है उनको। अच्छा, वो कैसी एज होती कितनी है? है? खुल के पूरी आ जाती है या तब भी फंस जाती है? अच्छा, आपको आवाज आई आप डॉक्टर प्लीज साहब की? बता दें कुछ, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अल्लाह ताला आपको इसका अजर जरूर देंगे। सना, बड़ी वो- परेशान रहती हूँ। सना, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, मैं पूछ रही हूँ, डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि आपके बेटे को पॉटी जो आती है वो सही से रिलीज हो जाती है? ऐसा तो नहीं होता कि फंसती है? फंसती नहीं है, होती तो बहुत उनको जोर लगाते हैं, फिर होती है। बड़ी मुश्किलों से वॉशरूम जाते हैं, वो ना दर्द अच्छा। होता है उनके। ठीक है, एज 8 साल है। ठीक है, आप हमारा शो देखिए, हम डॉक्टर साहब से पूछ के आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सना। जी डॉक्टर हम साहब। इसका पूरा स्केड्यूल बाद में पूरा स्केड्यूल ऑफ ट्रीटमेंट भी बता देंगे। ठीक है, पहले तो हमने बात की कि थायराइड को चेक करना ठीक बहुत है, जरूरी है। बिल्कुल। सेकेंडली जब बच्चा अच्छा बड़ा- सना, आपके जो हम सवाल का जवाब है, हम हमारा शो देखती रहें। डॉक्टर साहब अब बताएंगे बीच में, जैसे ही हमें टाइम मिलता है पूरा सबके लिए बताएंगे, ताकि आपके साथ साथ और जो भी बच्चे हैं जिनको कब्ज होता है वो सब मुस्तफीद हो सकें। ठीक है जी सर, इंशाल्लाह। तो हम 1 ईयर पे आ गए। जी। अब बच्चा जब 1.5 साल का पहुंचता है तो माएँ बच्चों को ट्रेन कर रही होती हैं, पॉटी ट्रेन करती हैं। जब पॉटी ट्रेन करती हैं तो अब उस वक्त अगर वही बच्चा पीछे से अगर हार्ड स्टूल के साथ आ रहा है तो खौफ की वजह से वो उस चेयर पे बैठेगा नहीं। अब आगे जाके जब हम ट्रीटमेंट बताएंगे तो ये इसमें ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है ये, ठीक है, कि आपको क्या करना है। ठीक है, हम आगे जाके पूरी ट्रीटमेंट बताएंगे। बिल्कुल। अब पहले तो आपने डायग्नोस किया कि थायराइड है या नहीं है, या माँ ने बहुत फाइबर लिए हैं कि नहीं है, माँ बहुत कैल्शियम कंटेंट ले तो नहीं रही अगर माँ के फीड पे, या बच्चा टॉप फीड पे तो नहीं है, तो ये प्रोसेस भी आपको आगे पीछे करना है। ठीक है। सेकेंडली, अब बच्चा जब टॉयलेट ट्रेन हो रहा होता है तो आपको माओं को हम सिखाते हैं कि आपको बच्चे को पॉटी ट्रेन करने के लिए बार बार पॉटी की उनके पॉटी पे बैठाना है। बिठाना है, अब बिल्कुल। जब माएँ बिठाएंगी नहीं तो
आपकी खुद ब खुद वो चीजें सेटल नहीं होंगी, सेटल नहीं होंगी। देखिए कॉन्स्टिपेशन या हमारा जीआई सिस्टम पूरा ब्रेन से चलता है, और मैंने आज तक कॉन्स्टिपेशन को, मेरे पास जितने भी हार्ट कॉन्स्टिपेशन वाले बच्चे आए हैं, मैंने नहीं देखा कि उसको सेटल नहीं हुए। हाँ, बड़े से बड़ी बच्चियां 16 साल 17 साल की भी आती हैं, और हमने कॉन्स्टिपेशन को बहुत प्रैक्टिकल है, शायद सिर्फ एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने की बात है, सिर्फ काउंसलिंग और नॉलेज है। हाँ। और कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन एक पूरा दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है, तो उसको आप सेटल कर सकते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि जब माएँ हमारे लिए परेशान होती हैं, जब 2.5 साल 3 साल का बच्चा होता है, छोटी छोटी पॉटियों के साथ आ रहे होते हैं, और हम जब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री लेते हैं, उनको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन, जिसमें छोटी छोटी पॉटियां निकल जाती हैं। अच्छा। वो एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में चले आते हैं बच्चे, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया हो जाता है बच्चों के लिए, माओ के लिए, पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल, उसको भी सेटल करना जरूरी है। ठीक है। फिर आ जाए कि तीसरी वजह एक होती है, अगर आपके, उसको कहते हैं हर्षपंग डिजीज, या कई दफ़ा कोलोन की मैल रोटेशन हो जाती है, या सीकम की मैल रोटेशन हो जाती है, या हमारे इंटेस्टाइनल मैल रोटेशन हुई भी होती है, या हल्का सा जो इंटेस्टाइन है थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ होता है। अब देखिए ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस करनी पड़ती हैं। उसके लिए हमारे लिए है एक्सरे, बेरियम अनीमा हम कराते हैं, उससे हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं। हर्षपंग भी उसी से पता चलता है, मैल रोटेशन पता चलता है, रोटेशन पता चलता है, वल्वुलस पता चलता है, सारी चीजें उसी से पता चलती हैं। ठीक है। अब आप सिर्फ घर बैठ के इसका इलाज नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आपको एक सर्जन के पास एक ओपिनियन लेने के लिए जाना पड़ता है। ओके। अब आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि कब को सिर्फ आपने दवाएं दी और सेटल कर लेंगे। सही हो गया, बिल्कुल। अब किसी ने सारी जिंदगी थायराइड का टेस्ट ही नहीं कराया, कई दफा हम थायराइड का टेस्ट कराते पता चलता है थायराइड पॉजिटिव आ गया, थायराइड ठीक करें कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। हाँ। हर्षपंग है उसकी सर्जरी होती है, वल्वुलस है, मैल रोटेशन है, उसकी भी सर्जरीज होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसकी सर्जरीज होती हैं, छोटी मोटी छोटे मोटे प्रोसीजर्स हैं, उससे सेटल हो जाते हैं। अच्छा। अब आप आ जाएं जो बहुत बड़ी चीज़ है, एक हर्षपंग डिजीज। अब हर्षपंग डिजीज भी बहुत सारे डॉक्टर्स को या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, स्पेशली जनरल फिजिशियंस के पास जो लोग जा रहे होते हैं उनको नहीं पता होता। तो हर्षपंग डिजीज में ये होता है कि आपके जो इंटेस्टाइन के एक लूप में कोई आपके विटामिन की, समझ लें कि आपके नर्व की प्रॉब्लम होती है, जो जिसमें नर्व का इम्पल्स आ रहा होता है जी। तो आपकी आंत इतने से एक आंत इतनी हो जाती है, ओ छोटी हो जाती है, जी। तो यहाँ से जो स्टूल है वो पास नहीं हो सकता। हाँ। अब वो डायग्नोसिस तो सारी जिंदगी आप नहीं कर सकते जब तक कि आपको एक्सरे बेरियम अनीमा ना हो। तो आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करता तो आप उनको बोलें कि डॉक्टर साहब कोई एक्सरे होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। ऑफ कोर्स अल्ट्रासाउंड में बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती, लेकिन फीकल लोड पता चल जाता है कितना फीकल लोड है, तो एक्सरे में भी पता चल जाता है। ऐसे ही एक्सरे बेरियम अनीमा में वो अनीमा डाल के पीछे तक चेक करते हैं कि हमारी ऊपर तक जो सिस्टम है वो पूरा खुला हुआ है नहीं खुला हुआ। तीसरी वजह होती है एनल स्टेनोसिस, यानी जो हमारी ये पूरी वजह जानेंगे डॉक्टर साहब। ब्रेक का टाइम आ गया है जनाब, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। और बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, उनकी बात कंटिन्यू करवाते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, तो हम बात कर रहे थे आंतों की कि आंतें जो हैं जो सुकड़ जाती हैं उसको हम कहते हैं हर्षपंग डिजीज। तो हर्षपंग डिजीज के बारे में बता दिया कि वो आपको एक्सरे बेरियम अनीमा पे पता चलेगा। सेकंड, कुछ बच्चों का एनल स्टेनोसिस होता है, जहाँ पे पॉटी निकल रही होती है वो जगह छोटी होती है। ओके। उसमें भी कई दफा तो पॉटी ऊपर से तो आ रही होती है और नीचे तक वो अटक जाती है। अब ये सारा प्रोसेस जहाँ बचपन से शुरू होता है वही जाके आगे जाके बड़े बड़े लोगों तक ट्रांसफर होता है। कॉन्स्टिपेशन आपको 2-2.5 साल में अगर सेटल कर लेते हैं तो आगे जाके ये प्रॉब्लम्स कम रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे जाके प्रॉब्लम सेटल नहीं होती, सिर्फ आपको स्क्वेजल मेंटेन करना। स्क्वेजल को मेंटेन करें, डाइट प्लान अच्छा करें, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाती है। अच्छा, अब आ जाएं कि कब्ज की और करता क्या है। कब्ज खतरनाक चीज ये करता है कि इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन करा देता है, नोजियाटिक फीलिंग रखता है। आपने वजन कम करने की बात की, ऑफ कोर्स वजन कम क्यों करता है? क्योंकि न्यूट्रिशन बैलेंस कम हो जाता है, लोग खा नहीं सकते हैं, नोजियाटिक फीलिंग रहती है, सारा दिन आपको लगता है कि आपको सारा दिन उल्टी जैसा महसूस होता है, मट्टी महसूस होती रहती है, मुंह के अंदर से बदबू आती रहती है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। और एक सबसे खतरनाक चीज क्या करता है, वो करता है यूरिन में इन्फेक्शंस, यूटीआई कराता है सीवियर। अच्छा। जिन बच्चों को या बच्चियों को या औरतों को बार बार रिपीटेडली यूटीआईज होते हैं, उसका मतलब पीछे से डायग्नोसिस में आपको चेक करना है
कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। कॉन्स्टिपेशन को उसमें भी ठीक करना जरूरी है। पहले कॉन्स्टिपेशन ठीक करेंगे तो यूटीआई ठीक होगा। अब कई दफ़ा किसी बच्चे का आते हैं मेरे पास कि पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, हम डायग्नोसिस बना रहे होते हैं कि पेट के दर्द की क्या क्या वजूहत हैं। कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है। वॉर्म्स की हिस्ट्री है, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी है, या काउ मिल्क लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है, या आपके जीआई सिस्टम में कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा, यूटीआई है कि नहीं है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एब्डोमिनल पेन भी करा रही होती हैं। ठीक है। जो बड़ी बच्चियाँ होती हैं उनमें आईबीएस होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। इसमें कई दफ़ा स्ट्रेस्ड कॉन्स्टिपेशन होता है, स्ट्रेस्ड एब्डोमिनल पेन होता है जिसको कहते हैं एब्डोमिनल मिग्रेन। अच्छा। उसमें कई दफ़ा क्या होता है कि सडनली आपके कोई स्ट्रेस आ गया, और उसमें कई दफ़ा जीनियस बच्चों का स्ट्रेस आता है एग्जाम्स की फर्स्ट ग्रेड आने के लिए। जी। डम्बू बच्चे होते हैं, उनको स्ट्रेस होता है कि मंडे उनका दर्द शुरू होता है संडे की रात से, जी जी, और थर्सडे तक रहता है। जी ऐसे ही। अब वो रहता है टीचर्स की वजह से, जी, कि टीचर्स का जो है स्कोप सुबह क्लास में क्या जवाब दूंगा या दूंगी, हाँ। या कई दफा मेरा जो है होमवर्क सही नहीं हुआ, या होमवर्क मैंने याद नहीं किया, तो वो स्ट्रेस लेवल की वजह से भी आईबीएस शुरू हो जाता है। अच्छा। कई दफा पेट में दर्द, कई दफा डायरिया, कई दफा कॉन्स्टिपेशन, यानी ये तीनों चीजें एक साथ चल रही होती हैं। तो ये भी एक सेटलमेंट की सेटल करना पड़ता है। ये सब हिस्ट्री की कहानी है कि हिस्ट्री आपको लेनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, उसको सेटल करना। अब सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज कौन सी होती है जब आपको ऐसा हो रहा हो कि भाई कब्ज भी है और अल्लाह ना करे उसके साथ जो है वो डायरिया भी हो गया, तो जब जो है वो डॉक्टर के पास सबसे पहले पहुंचे, या आपको जब आपका बच्चा बता रहा है, क्योंकि बच्चे अक्सर बेशतर कभी कभी बता भी नहीं पाते, तो वालिदैन को खास तौर पे मदर्स को खुद से निगाह रखनी चाहिए कि बच्चा को इतनी देर क्यों लगा रहा है। 10 मिनट्स अगर लगा रहा है तो जाके चेक करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बाद दफा बच्चे बता भी नहीं पाते। ऑफ कोर्स बता नहीं पाते, लेकिन पेन हो रहा होता है, एब्डोमिनल पेन की शिकायतें कर रहा होता है। लेकिन माँ को बिल्कुल आप जो कह रही हैं कॉन्शियस रहना चाहिए कि माँ को पता चलता है 4-5 साल बाद कि उसके बच्चे को तो कब्ज था, छोटे बच्चे में था, इसके बाद जब बच्चा पॉटी ट्रेन हो गया, इसके बाद बच्चा होल्ड करना शुरू कर देता है। किसी ने अब कॉन्स्टिपेशन था वो सेटल भी कर दिया, किसी डॉक्टर ने सेटल भी कर दिया, अब इसके बाद दोबारा भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्योंकि वो इसके जीन्स में है या उसके अंदर बॉडी के अंदर निज़ाम में, अगर उस स्केड्यूल को मेंटेन नहीं किया है तो दोबारा हो जाएगा। अब 2.5 साल बाद माएँ आ रही हैं कि दोबारा कॉन्स्टिपेशन हो गया, हम वही पूछते हैं कि आपने उस स्केड्यूल को मेंटेन किया? नहीं, हमने तो नहीं किया। बच्चा जो है होल्ड करना शुरू हो गया। हाँ। अब यूरिन भी होल्ड कर रहा है, स्टूल भी होल्ड कर रहा है, अब दोनों एक साथ हो गया, कॉन्स्टिपेशन भी हो गया, कॉन्स्टिपेशन की वजह से यूटीआई भी सीवियर हो गया। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो रही होती है, स्पेशली लड़कियों में ज्यादा होती है। हाँ। लड़कों में भी होती है जो बहुत मस्तीखोर बच्चे होते हैं, वो हिप हॉप करते हैं। हिप हॉप का मतलब गए और थोड़ी सी यूरिन की बाहर आ गए, उनके पास टाइम ही नहीं होता वो पॉटी के लिए बैठे, बिल्कुल सुकून में नहीं बैठते। तो जो शरारती बच्चे होते हैं, मस्तीखोर होते हैं, उछल कूदने वाले होते हैं, उनको भी कॉन्स्टिपेशन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो सेटल्ड नहीं होता। जी, तो सेटल्ड होना जरूरी है। ठीक है। अब इसका एक मैनर तो ये होता है कि हर मील के बाद जाके, जब इन बच्चों को साथ ही प्रॉब्लम होता है तो हर मील के बाद जाके पॉटी पे बैठे जरूर। जो नर्व इम्पल्स आता है उसकी हम ट्रीटमेंट का एक सा बताऊंगा तो सारी चीजें आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है। अब आ जाए कि हमने बता दिया कि यूटीआई सीवियर हो जाता है, तो यूटीआई को भी ठीक करना जरूरी है कि यूरिन में इन्फेक्शन बार बार अगर हो रहा है तो हम डॉक्टर दूसरी तरफ ले जाते हैं कि यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन को पहले ठीक करना है, फिर यूरिन भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा बच्चों को पता नहीं होता यूरिन इन्फेक्शन, वालिदैन भी समझ नहीं पाते यूरिन इन्फेक्शन क्या है, तो बच्चा क्या शिकायत करेगा? यूरिन में ज्यादा शिकायत करेगा। अब जो हिप हॉप वाले बच्चे होते हैं जो यूरिन होल्ड करते हैं, उनके यूरिन में या तो स्मेल शुरू हो जाएगी या उनकी यूरिन में बदबू शुरू हो जाएगी, वही, और फिर एब्डोमिनल पेन और नोजिया। अब एब्डोमिनल पेन और नोजिया दोनों में होता है, कॉन्स्टिपेशन में भी और यूटीआई में भी। तो ये सारी चीजें होंगी। और फिर पेन, पेन कहाँ का होगा? एक तो कॉन्स्टिपेशन का यहाँ पेन होगा, ब्लैडर का होगा तो यहाँ होगा, और अगर किडनीज में पेन आना शुरू होगा तो यहाँ साइड्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी ये बहुत सारी सिचुएशन है। कई दफा उसी की वजह से, सीवियर कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारे इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन पड़ जाती है। ओके। पॉटी पड़े वो चीज को टाइट कर देती है और वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन होती है। अब वो भी कैसे पता चलेगी? या अल्ट्रासाउंड पे पता चलेगी, या फिर एक्सरे बेरियम अनीमा जब कराते हैं तब पता चलता है, या कई दफा तो हमें सिटी स्कैन्स पे जाना पड़ता है, जिसका पेन सॉल्व भी नहीं होता तो हमें सिटी स्कैन पे जाना पड़ता है। अच्छा। तो हमें पता चलता है। अब कल की एक मिसाल देता हूँ, एक बच्ची का मैंने ट्रीटमेंट करना शुरू किया, उसका एब्डोमिनल पेन ठीक नहीं हो रहा था, हमने लास्ट ऑप्शन में सिटी स्कैन रखा। ठीक है। उसकी हिस्ट्री में कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बट सिटी स्कैन वाज सेइंग कि इसको फीकल लोडिंग बहुत ज्यादा है और इंटेस्टाइन में जो है
कि एंट्रम में स्वेलिंग आई हुई है। अब देखिए कहाँ तक ये रेशो पहुंचती है। बिल्कुल। तो कई दफ़ा हम कॉन्स्टिपेशन के लिए सिटी स्कैन अगर कराते हैं तो कॉन्स्टिपेशन तो पता चल रहा होता है, पता चलता है इंटेस्टाइन की जो आंत का जो सारा सिरा है वो इन्फ्लेम्ड हुआ है। अब वो तो पेरिस्टेटिक मूवमेंट कम हो जाएगी ना उससे, जहाँ इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे मूवमेंट नहीं होगी। बिल्कुल। तो पहले आपको इन्फ्लेमेशन ठीक करनी है और साथ में कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है। तो ये आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब हमने बता दिया मिल्क का कंटेंट, थायराइड, हर्शबर्ग डिजीज, ये सारी चीजें। अब हम थोड़ा सा इसकी मैनेजमेंट पे आते हैं कि ठीक कैसे करते हैं। एक तो 2.5 साल का अगर बच्चा हमारे पास आया है या 6 महीने से बच्चा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अब किसी किसी बच्चे की, अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि गाड़ी जो चलती है, जो गाड़ी चलाने का निज़ाम है उसमें ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है, वरना इंजन के जो सारे जो सिरे हैं वो पूरे हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। जी, इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। तो हम पहले इसकी मैनेजमेंट में जो स्टार्ट करते हैं वो कहते हैं कि होम रेमेडी फर्स्ट देन द ट्रीटमेंट। ठीक है, ठीक है। तो होम रेमेडी बहुत छोटी छोटी रेमेडीज हैं, वो अगर आप इसको फॉलो करें तो मेरे ख्याल से ये बहुत उम्दा चीज़ें होती हैं और चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं, छोटा बच्चा जब होता है तो ऑयल से, ऑलिव ऑयल सबसे बेस्ट तरीका है कि 10 से 15 कतरे आपने स्टार्ट किए और इससे ऑयलिंग, अगर आपका अंदर ऑयल जाना शुरू हो जाए तो आपके ऑयल जो है वो हमारी आंतों को जो है ना वेट करना शुरू कर देता है। ठीक है। जैसे लैक्टोलोज सिरप जो हम ले रहे होते हैं उसमें भी ये होता है कि लैक्टेज करता है, यानी सॉफ्ट करता है। तो हमें सॉफ्ट करने के लिए पहले होम रेमेडी करनी है। हम छोटे बच्चे के लिए हमारे पास दवाएं नहीं है, बड़ों को भी मैं कहता हूँ दवाएं तो बाद में, पहले होम जी। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही मुझे। जी, अगेन लाइन ड्रॉप हो गई है और बहुत ही अहम मौजू है जो निकले जा रहा है। जी डॉक्टर साहब। तो दूसरा होम रेमेडी में हम कहते हैं ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल और आलमंड ऑयल, ये तीनों को कंबाइन करके आप दें। और इसमें रेशियोज हैं। कई दफ़ा जो छोटे बच्चे होते हैं उसको 20 ड्रॉप से स्टार्ट करते हैं, फिर आधा चम्मच, फिर 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून तक भी जा सकते हैं दिन में 3 मरतबा। ठीक है। वेरी गुड रेमेडी, बहुत अच्छी मतलब रेमेडी है। उनको पिलाना है, पिलाना है। ठीक है। और बहुत अच्छी रेमेडी है। जैसे कहते हैं कैस्टर ऑयल काम करता है, ठीक है, और आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल, ये तीनों को मिला लें। ठीक है। मिला के आप आसानी से बच्चे को दें, या बड़े भी ले सकते हैं। और मैंने इससे देखा है कि जितना ऑयलिंग होती है उससे बहुत सारी चीजें सेटल हो जाती हैं। ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आता है आपका मिल्क का कंटेंट 0 पे ले जाना, डेयरी प्रोडक्ट के कंटेंट को 0 पे ले जाना। ओके। जहाँ पे कैल्शियम कंटेंट होगा, तो अगर कैल्शियम बच्चा पी भी रहा है तो उसको खत्म करना है। ओके। साथ में मिल्क के कंटेंट को खत्म करना है। अब दूसरा, हम ठंडा पानी ज्यादा पीते हैं, गर्म पानी कम पीते हैं, तो आपको ल्यूक वार्म वाटर रोज शहद में मिला के पिए, ये भी बहुत अच्छी होम रेमेडी है। ठीक है। थर्ड आ जाए, जो हमारे हाई फाइबर डाइट लेनी होती है, इसमें फ्रूट्स, सलाद के पत्ते, अगर छोटा बच्चा है तो आपने इसको बिल्कुल प्रोसेस करके पिलाना शुरू कर दिया। ठीक है। दूसरा, लोग पपीता खाते हैं लेकिन पपीते का जूस छोटे बच्चों को अगर आप दें तो इसमें भी बहुत अच्छा फाइबर होता है और बहुत अच्छा जो है इससे सेटल होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। थर्ड, लोग स्पोगोल की हस्क लेते हैं। मैं कहता हूँ कि स्पोगोल के सीड्स आते हैं जो पंसारी की, किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाते हैं। ठीक है। अब जब आप वो लेंगे उसको आप पानी में बॉईल करेंगे और वो जो सीड्स हैं उनको निकाल देंगे। निकालेंगे तो जो पानी है थोड़ी देर बाद जेली बन जाएगा, वो जेली खिलाना शुरू करें। अब ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी होम रेमेडीज में चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं उससे। जी, ये तो वही होम रेमेडीज। अच्छा, ये हम जो है ना वो तरतीब वाइज बच्चों के साथ कर सकते हैं, मतलब पहले आपने ऑयल पिला के देखा, या फिर ये सब चीजें एक साथ सब भी करें तो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये सब होम रेमेडीज हैं। होम रेमेडी का इसमें कोई साइड लोग दूसरी होम रेमेडीज करते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हुई हुई हैं जो हमने अपने क्लिनिक्स में की हैं और उससे सेटल हो जाते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, ऑयल आपने आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल और एक और कौन सा था? ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल तीनों को मिलाना है। ठीक है। अब इसमें डिपेंड करता है, आपके छोटा बच्चा है तो 20 कतरे, फिर 25 ड्रॉप्स, 25 ड्रॉप्स आधा चम्मच हो जाता है, फिर 1 चम्मच, 2 चम्मच, सही है, टेबल स्पून। जितने बड़े होते जाए आप टेबल स्पून ले लें। ठीक है, मतलब तीनों ऑयल को मिला के आपका अगर 10 साल का बच्चा है तो उसको कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए? 1 टेबल स्पून दे सकते हैं 3 दफा। 3 दफा।
और Very बिल्कुल न्यूट्रिशन है, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, इनका कोई नुकसान नहीं हो सकता। बिल्कुल इसका कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। जी डॉक्टर साहब, हम पहुंचे थे होम रेमेडीज पे। जी। सेकेंडली एक सिरप, 2-3 सिरप्स आते हैं। पहले तो हमें पहले आपको बताया कि सिट ऑन टॉयलेट आफ्टर ईच मील, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इन चीज़ों के साथ साथ जब सिट ऑन टॉयलेट और आफ्टर ईच मील करते हैं तो आपकी जो नर्व इम्पल्स है वो बेहतर होना शुरू होती है, आपकी एहसास होना शुरू होता है कि कुछ चीज़ निकल रही है। होम रेमेडी के साथ साथ जब ऑयलिंग हो जाएगी, नीम गर्म पानी अंदर होगा, आपकी ये फाइबर्स, हाई फाइबर आप कर देंगे, मिल्क का कंटेंट कम कर देंगे, खुद ब खुद आपकी जो है मसल्स, जो वहाँ की जो मोटिलिटी डिसऑर्डर होगा वो आपका पकड़ा जाए। कोई अच्छी अल्ट्रासाउंड वाले जो लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं अल्ट्रासाउंड करते हुए कि उसकी जो जीआई सिस्टम है उसमें मोटिलिटी डिसऑर्डर है या नहीं है। ओके। अगर मोटिलिटी डिसऑर्डर है तो मोटिलिटी बढ़ाने की कुछ दवाएं आती हैं, उससे भी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा। अब मोटिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ एक एंजाइम आता है मैप्टिन, लाइसिन, मैप्टिन और बी कॉम्प्लेक्स। जब इन तीन की कॉम्बिनेशन का एक सिरप आता है वो हम जब देना शुरू करते हैं तो हमारी मोटिलिटी डिसऑर्डर बेहतर होना शुरू होती है। ठीक है। तो फाइबर जो जितना जाएगा वो इतना ही मोटिलिटी डिसऑर्डर, पैरास्टेटिक मूवमेंट को बढ़ाएगा और नीचे की तरफ लेके जाएगा। अगर बहुत ज्यादा फंसा हुआ है तो हम कहते हैं ऑल्टरनेट डे या ऑल्टरनेट 2 दिन बाद, ऑल्टरनेट 3 दिन बाद आप माइक्रो अनीमा या अनीमा जो है वो आप पास करते हैं। ठीक है। पहले तो आपको यहाँ से जितना भी फीकल लोडिंग है उसको निकाल देना है अपनी बॉडी के अंदर से, तब भी बच्चा रिलैक्स हो जाता है, पेट में दर्द ठीक हो जाता है, हमारी जो स्वेलिंग है वो बेहतर हो जाती है। जब स्वेलिंग बेहतर होगी, मोटिलिटी की डिसऑर्डर, जैसे मैंने बताया मैप्टिन का एंजाइम एक आता है, वो जब देना शुरू करते हैं तो चीजें ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं, क्रशिंग बढ़ती है, जितनी क्रशिंग बढ़ेगी इतना वो बाहर निकलेगा। ठीक है। फिर सिट ऑन टॉयलेट आफ्टर ईच मील इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मिनट्स तो बैठे ही बैठे, बिल्कुल, चाहे वो आए या ना आए, 10 मिनट्स बैठे तो आपको नीचे से एहसास होगा कि आपकी जो नर्व्स हैं वो जो काम करना शुरू कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। तो हाई बी कॉम्प्लेक्स लेना शुरू करना होता है, हाई बी कॉम्प्लेक्स से भी चीज़ें बेहतर होती हैं। ठीक है। फिर आ जाएं, अगर इन चीज़ों से भी बेहतर नहीं हो रहा, फिर थायराइड आपने देख लिया, हर्शबर्ग डिजीज देख लिया, एनएल स्टेनोसिस देख लिया, अगर ये चीज़ें नहीं है फिर आपको कुछ फिट मेडिसिन पे जाना पड़ता है, जिसमें लैक्टोलोस का सिरप 2 किस्म के आते हैं और वो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग दें, एक रात में दे दें। कुछ दूसरे एक आते हैं, जैसे आपने एक लैक्टोलोस सिरप लिया, सेकेंडली जो है आपने दूसरा एक लैक्सेटिव ड्रॉप्स आते हैं वो आपने ले लिया 2 घंटे बाद, अगर उसमें भी नहीं आया तो आपने ऑल्टरनेट डे पे माइक्रो अनीमा पास कर दिया। ठीक है। जैसे ही माइक्रो अनीमा पास करेंगे वो फीकल लोड कम हो जाएगा। ओके। जो दूसरा आ रहा है वो खुद ब खुद फिर आपने दूसरे दिन या रात के वक्त दोबारा मील के बाद उसको बैठा दिया। मील से पहले मैंने जैसे बताया मैप्टिन और जो लाइसिन है और बी कॉम्प्लेक्स है वो ले लें, तो आपकी जो नर्व इम्पल्स तेज हो जाएगी, खुद ब खुद वो आपकी जीआई सिस्टम को आगे बढ़ाएगा। ठीक है। और जो होम रेमेडीज में हाई फाइबर है, जैसे स्फोगॉल है, पपीते का जूस है, शलजम के पत्ते हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपकी चीजों को बढ़ा रहे होते हैं, फाइबर। बिल्कुल। अब अगर फर्ज करें कि इसमें शेडिंग में इसमें नहीं आया तो आपको ये देखना है कि एनल स्टेनोसिस तो नहीं है, पीछे से आपकी जो छोटा सीकम पे जो रेक्टम एरिया में उसका अगर सुराख छोटा है तब भी वो चीज फंस जाएगी, अगर माइक्रो अनीमा से भी बाहर नहीं आया। अच्छा। उसको फिर आपको सर्जन को दिखाना है। हर्शबर्ग डिजीज है तो सर्जन के पास जाना है। ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पीछे से लेके चलनी है। बाकी जो मैंने चीजें बताई हैं उसमें मैं कहता हूँ कि 90% अगर आपने इसको फॉलो किया तो कॉन्स्टिपेशन के खत्म होने के चांसेस 90% तो हैं, अगर आपको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करनी है। देखिए मैंने 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल के भी बच्चे आ रहे होते मेरे पास और इन चीज़ों के साथ ही आ रहे होते, सिर्फ अच्छी काउंसलिंग पे। अगर पेरेंट्स या पेशेंट बड़ा हो जाए वो चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं होगा तो आप इसको कॉन्स्टिपेशन को ठीक नहीं करेंगे, ये चैलेंजिंग बात है जी। मैं आपको चैलेंज दे के देता हूं कि अगर फर्ज करें कि आपकी मेरी काउंसलिंग पे अगर आपने जो भी चीज़ आप जो सुन रहे हैं और ये चीज़ों पे चलना शुरू कर दें, कॉन्स्टिपेशन बेहतर ना हो ऐसा नहीं हो सकता। 90% चांस है, अगर कोई जीआई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक हो जाएगा। ये चैलेंजिंग बात है। मतलब ये सब करने से इंशाल्लाह सब 90% जो है वो सही हो जाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह ठीक होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन सिर्फ ब्रेन गेम है। तो ब्रेन गेम आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से। अगर कोई सर्जिकल प्रॉब्लम नहीं है तो अगर सर्जिकल प्रॉब्लम है तो आपको सर्जन के पास जाना है। अदरवाइज ये चीजें बहुत छोटी छोटी ये जो होम रेमेडीज हैं उस पर ठीक हो जाते हैं। इसके बाद कुछ अरसे 2-3 महीने आपको ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ती हैं। ट्रीटमेंट के बाद आप
बहुत बेहतर हो जाते हैं। बहुत बेहतर हो जाती है। डॉक्टर साहब, पानी का इस्तेमाल इसमें ज्यादा करना होता है, बच्चे हों बड़े हों, मतलब किसी भी एज में हो, पानी मैंने ज्यादा आपको पीना गाड़ी चाहिए? का मिसाल दिया जी। गाड़ी किस किस पे चलती है? जी पहले चलती है पानी पे, हाँ। दूसरा चलती है ऑयल पे, तीसरा चलती है पेट्रोल पे। बिल्कुल। तो पेट्रोल इज एनर्जी, हमारा खाना होता है। ऑयल का मैंने बता दिया, जी। पानी का भी मैंने बता दिया। जी। इसके बगैर हम नहीं चल सकते, नहीं चल हमारी सकते। बॉडी भी उसके बगैर नहीं चल सकती है। बहुत से लोग तो जो ऐसा करते हैं ना, गलती करते हैं कि पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर देते पानी हैं। का इस्तेमाल ज्यादा करना होता है, उसमें जी। दो ही चीजें ठीक हो जाती हैं। एक तो कॉन्स्टिपेशन भी बेहतर होता है, हमारा जीआई फ्लश भी होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, हमारा डिटॉक्स भी हो रहा होता है पानी की वजह से। और शहद के साथ जब आप पानी लेते हैं तो जीआई मोटिलिटी बढ़ जाती है। जीआई मोटिलिटी बढ़ती है तो इससे दो चीजें होती हैं, एक तो यूरिन का कंटेंट बढ़ जाता है। हिप हॉप करने वाले बच्चों को भी यूरिन ज्यादा आ रही होती है, उससे भी यूरिन कॉन्स्टिपेशन के साथ जो यूटीआई हो रहा होता है वो सेटल हो जाता है। ठीक है। वैसे भी नीम गर्म पानी में या शहद मिला के पिए तो अगर किसी को डिटॉक्सेशन करनी है किडनीज की, वो भी हो जाती है। वो भी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग आम अमूमन जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब अपने आप को इतना चहल कदमी एक जगह बैठे रहते हैं, उनके भी चांसेस होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन उनको हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ठीक है हमारे सुन्नत में है कि बैठ के खाना खाएं, और खाने का तरीका ये होता है कि एक पाँव ऊपर चढ़ा के एक पाँव नीचे घुटनों पे रख के फिर खाना खाएं, क्योंकि आपका जीआई सिस्टम इसको अब्जॉर्व कर रहा होता है। बहुत डिकेड से हमने कम्बोर्ड इस्तेमाल करना शुरू किया, WC हमने बंद कर दिया। तो WC में हमारा जो जीआई सिस्टम है वो रिवॉल्व होता है, और वहाँ पे जो है हमारी जो जीआई पैरासिटिक मूवमेंट बढ़ती है, तो आपकी खुद ब खुद चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन स्टिल हम जो कम्बोर्ड के इस्तेमाल आजकल तो मीडियम क्लास से लेके अपर क्लास तक सिर्फ कम्बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को कॉन्स्टिपेशन होती है। जी। अगर आप गांव देहात में जाएं, पीछे की तरफ चले जाएं, जिनके पास वॉशरूम्स तक नहीं है, उनको ऐसे मसाइल कम होते हैं, क्योंकि एक तो ये ऑर्गेनिक फूड ज्यादा खाते हैं, जी। सब्जियां ज्यादा खाते हैं। सब्जी मीन्स फाइबर, फाइबर जितना खाएंगे, पानी वो ज्यादा पीते हैं, साफ सुथरा पानी होता है, साफ सुथरी सब्जियां होती हैं, ऑर्गेनिक फूड होता है, खुद ब खुद चीजें सेटल रहती हैं, उनकी जिंदगी लंबी होती है, उनको बीमारियां भी कम होती हैं। यहाँ बीमारियां भी ज्यादा होती हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन भी ज्यादा होता है, यहाँ पे यूरिन के इन्फेक्शन भी ज्यादा होता है। नो डाउट उनकी दूसरी बीमारियां बहुत सारी हैं, बट स्टिल उनकी सर्वाइवल फॉर लाइफ बहुत हाई तक जाती है। जी सही, बिल्कुल वजह फरमाया आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, बच्चों को जब आप पॉटी ट्रेन करते हैं तो पोस्चर बहुत जरूरी है उनको सही से सिखाना? ऑफ कोर्स, मैंने आपको कहा पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे छोटे बच्चे, जब पहले आप डिकेड्स में चले जाएं तो WC का इस्तेमाल ज्यादा होता था, अब जो है वो कम्बोर्ड का इस्तेमाल होता है। पॉटी की छोटी छोटी उन्होंने आप वो ले ली हैं, तो वो उस पे बिठा देते हैं। तो खुद ब खुद बच्चे का जो जीआई सिस्टम, जिसका जीआई सिस्टम स्लो है, मोटिलिटी डिसऑर्डर जिसका मैंने कहा, उसको फास्ट करने के लिए यू नीड WCs। और जो आपको मैंने चीजें बताई, पॉटी ट्रेन बहुत बड़ा मसला है। पॉटी ट्रेन में बच्चा अगर डर जाएगा एक दफा, तो सेकेंडली वो कभी भी नीचे की तरफ लेके ही नहीं आएगा, वो डर जाएगा, वो करेगा ही नहीं, फिर वो डरते डरते पॉटी के पे आएगा ही नहीं। इसीलिए हमने कहा कि माइक्रो अनीमा का इस्तेमाल ज्यादा करें। तो होता क्या है कि इससे आपकी कुछ अरसे आप जब करेंगे, 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ते करेंगे, खुद ब खुद आपकी जब इसको डर खत्म हो जाएगा कि खुद ब खुद निकल जाती है, तो आपकी वो पॉटी पे बैठने में इसको एतराज नहीं होगा, डरेगा नहीं। और फिर हर मील के बाद बिठाना है आपको। बिल्कुल। अच्छा, ये माइक्रो अनीमा का जो आपने बताया, तो इसका इस्तेमाल एक दफा हमने कर दिया, उसके बाद की कोई मतलब शराइत है कि कुछ दिनों बाद करना है? एवरी ऑल्टरनेट डे, 3 डेज बाद, जहाँ फीकल लोडिंग फंस रही हो, जहाँ सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो, पहले आपको उसको फीकल लोडिंग को निकाल देना है, जमा नहीं होने देना। ओके। जमा होगा तो आपका कभी भी कॉन्स्टिपेशन, अब फर्ज करेंगे आप भूल गए, 1 हफ्ते बाद किया, आपको याद आया डॉक्टर इब्राहिम ने बोला था कि यार वो कर लेना, तो हमने 1 हफ्ते बाद किया। अब 1 हफ्ते बाद तो फिर तो जो पूरा हफ्ता था उस पे तो मोटिलिटी डिसऑर्डर हो गया, और सारी चीजें भी आपने छोड़ दी जो मैंने बताई हैं। तो ये दिमाग में रख के आपको ये प्रोटोकॉल को फॉलो करना है कुछ महीने तक। ठीक है। होम रेमेडीज आप सारी जिंदगी नहीं छोड़ सकते। ओके। होम रेमेडीज तो कोई नुकसान नहीं देते, जैसे ऑयल है, पानी है, फाइबर है, अब ये तो नुकसान नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं। और ये जो इस्पागोल के सीड्स आपने बताया, इसका पानी जो बॉईल करना है, जेली बन जाएगी, वो भी आप डेली खिला सकते हैं बच्चे को? डेली खिला सकते हैं। इससे फाइबर, जैसे लोग इस्पागोल का हस्क पीते हैं, इस तरह आप जेली बना के खाएं। इसी तरह पपीते का जूस आप पिए रोज। जी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब ये चीजें अब माएँ मेरे पास आती हैं, क्या इनका एक बात होती है, ये तो नहीं करेगा बच्चा, ये तो नहीं पिएगा। ठीक है, ना पे ट्रीटमेंट नहीं है, हाँ पे ट्रीटमेंट, एग्जैक्टली। तो हाँ है, पॉजिटिविटी मेक्स एवरीथिंग पॉजिटिव। बिल्कुल सही। जहाँ आपने नेगेटिव बोला, वो आपकी सारी चीजें नेगेटिव पे चली गई, फिर फायदा कुछ भी नहीं है, ना
मेट्रो टीवी जो इतना मेहनत से हमें बुलाता है और जी। इतनी चीजें पूछवाता हमसे, जी। इसकी बड़ी एक काबिलियत है आप लोगों की और मेट्रो टीवी की कि इतनी चीजें आप छोटी से छोटी चीजें भी जी, एलिबरेट करते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ साथ शो के इख्तिताम का वक्त आ गया है और पता नहीं चला। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने Thank you अपने very बिजी much जी। स्केड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू जी। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा। अपनी दोस्त, अपनी होस्ट, अपनी प्यारी सी सहेली क्या फैसल को इजाजत दीजिए। जिंदगी रही तो कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।